हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा 12th फिजिक्स में एटम्स और न्यूक्लियाई ये यूनिट हम स्टडी कर रहे हैं और इस यूनिट में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था एनर्जी लेवल डायग्राम, यानी कि हमने एटम्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट, वो है न्यूक्लियाई। जैसे कि बेटा आपने जे थॉमसन मॉडल पढ़ा और उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा और बोहर मॉडल पढ़ा। इन सभी मॉडल में यानी कि अगर हम रदरफोर्ड की खासकर बात करें तो रदरफोर्ड मॉडल में बताया गया है कि जो एटम है, जैसे जे थॉमसन ने कहा था कि एटम का जो साइज होगा वो होगा 10⁻⁻10 मीटर। साइज मीन्स रेडियस, स्फेरिकल है बेटा। और रदरफोर्ड मॉडल ने बताया कि जो सारे का सारा जो मास है बहुत छोटी सी जगह पर होगा और जिसका जो रेडियस का जो ऑर्डर होगा वो होगा बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होगा। 10⁻⁻15 या 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर में होगा। और ये रेडियस ऑफ एटम है, आर एज में लिख रहा हूँ। यानी कि एटम जो होगा वो बहुत बड़ा है अगर इमेजिन करें तो, और न्यूक्लियस उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। वैसे एटम भी बहुत कम साइज का है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और बोहर मॉडल ने के अकॉर्डिंग हम जैसे स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोहर मॉडल में भी यही बताया गया कि अगर यहाँ एटम है उसके भी सब एटॉमिक पार्ट होते हैं, यानी कि पॉजिटिव मास यहाँ पर है तो पॉजिटिव मास है और चार्ज भी है तो बेटा ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लग सकते हैं। ये हमने बोहर मॉडल में फोर्स कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन, एंगुलर मोमेंटम की और एनर्जी कंडीशन से हमने डिफरेंट डेरिवेशन किए थे, चाहे वो रेडियस ऑफ एटम हो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट क्या होगी, डिफरेंट होगी। जिसके बेसिस पर हमने लाइटन, बाल्मर, पार्शियन, ब्रैकेट एंड फ्यूल सीरीज को एक्सप्लेन किया था, वो आप पढ़ चुके हैं कंप्लीट। तो हम न्यूक्लियाई में न्यूक्लियस को स्टार्ट करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि एटम के भी सब एटॉमिक पार्ट होते हैं, जैसे कि सेंटर है, इसमें प्रोटॉन होंगे और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे इसके चारों तरफ। और फिर 1932 में पता लगा कि इस न्यूक्लियस के अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है अगर एटम के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन का जो मास यानी कि प्रोटॉन के नंबर से काफी ज्यादा हैवी है। तो यहाँ से 1932 में चैडविक ने एक पार्टिकल और डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ एक पार्टिकल और है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, जिसका नो चार्ज यानी कि वो न्यूट्रल है और उसका नाम क्या रखा, न्यूट्रॉन। तो इस सेंटर यानी कि जिसे हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे। अब बेटा प्रोटॉन जो है वो एटम की इस न्यूक्लियस के अंदर ही स्टेबल है, बाहर वो स्टेबल नहीं है। ऐसा ही बेटा अगर हम बात करें न्यूट्रॉन, जिस पर चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज 0 है, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम लेते हैं +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया जाता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 0, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 0। अब इनके मास की ओर बात कर ले। मास प्रोटॉन का होता है बेटा 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg। अगर हम मास को भी कंपेयर करते हैं तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा हैवी है और चार्ज दोनों का सेम। अब बेटा अगर हम कंपेयर करते हैं रेडियस को, यानी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एटम अगर निकालते हैं तो आंसर है रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालते हैं तो 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻14 और रिजल्ट होगा 10⁴। सो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁴ टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और 4 टाइम्स ज्यादा है बेटा। अब अगर वॉल्यूम की बात कर ली जाए, दोनों की शेप स्फेरिकल है, तो एटम का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम वो होगा बेटा 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम क्यूब। इक्वेशन फर्स्ट लिख लें इसे हम लिखेंगे ये वॉल्यूम इक्वल टू, ये VA है वॉल्यूम ऑफ एटम। नाउ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर ये निकाला जाए तो ये होगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्यूब विच इज इक्वल टू VN, N फॉर न्यूक्लियस।
अगर हम ये रेशियो निकालते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं जैसे हम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम होल क्यूब एंड 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होल क्यूब, ये कैंसिल कर देंगे। अब बेटा ये है RA/RN होल क्यूब, और RA/RN हमें पता है 10⁴ है, तो 10⁴ होल क्यूब इक्वल टू 10⁻12। सो वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल टू 10⁻12 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम 10⁻12 टाइम्स है बेटा उसका, और जो रेडियस है वो 10⁴ टाइम्स है न्यूक्लियस का। यहाँ हम एटम और न्यूक्लियस को कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर बेटा? तो एटम का बहुत सारा जो स्पेस है वो एम्प्टी है, ऐसा हमने रदरफोर्ड मॉडल में स्टडी किया था कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, और जो मास है वो बहुत थोड़ी सी जगह में, यानी कि वॉल्यूम कितना है न्यूक्लियस का आप देख सकते हैं। ओके, अब बेटा अब मास की बात कर रहे हैं हम प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की। जब भी मास की बात आती है न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का मास क्या होगा बेटा? मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, अगर हमारे पास इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जांपल लेते हैं, अगर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन का मास ये रहा बेटा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, ये हो जाएगा, इसी के इक्वल होगा। लेकिन बेटा हम इसी चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इन सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस हैं, इन न्यूक्लियंस के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, उनका मास इस न्यूक्लियस के मास से कम होता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये मास डिफरेंस जो है, ये मास में डिफरेंस आया कहाँ से? तो ये पता लगता है कि जब वो न्यूक्लियंस एक साथ कंबाइन होते हैं, यानी कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन जब मिलेंगे एक साथ, तो इनका जो टोटल मास है वो ज़्यादा होगा, और इनके मिलने से जो न्यूक्लियस बनता है, इनका वो मास अलग है, इनका अलग अलग मास निकालते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, और कंबाइन होने के बाद न्यूक्लियस बन रहा है, उसका मास कम है। तो सच डिफरेंस इन मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। ये जो मास में कमी आई, इसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। अब ये मास गया कहाँ? तो ये मास कन्वर्ट हो गया बेटा एनर्जी में। जैसे कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने स्टडी की है कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है E = mc² से। तो जो मास में जो कमी आई उसको कहते हैं मास डिफेक्ट, और मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा न्यूक्लियंस बोल देते हैं। जैसे हम सब इंडिया में रहते हैं और हमें इंडियंस कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया वाले को ऑस्ट्रेलियंस बोलते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस में जो रहते हैं उनको हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो इन सभी न्यूक्लियंस का जो मास होगा बेटा, वो टोटल मास जो है उससे कम होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस से न्यूक्लियस का मास कम होता है बेटा। तो ये मास डिफरेंस, अगर जो मास डिफरेंस जो एनर्जी में कन्वर्ट हो उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी से फिर नेक्स्ट हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम थोड़ा जानते हैं एटम के मास के बारे में, और एटॉमिक साइज को डिस्कस करेंगे बेटा, और न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़ेंगे, और आइसोटोप, आइसोटोन्स और आइसोबार स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब मास की जो यूनिट है ये किलोग्राम, ये इनकन्वीनियंट सिस्टम हो गया बेटा, यानी कि जो मास है अगर हम किलोग्राम में मेजर करेंगे तो देखो 10 टू पावर बहुत कम है। तो हम मास के लिए, मास एटम का, न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कम है, तो इसके लिए एक नई यूनिट डिज़ाइन कर सकते हैं जो एटम के मास को ही मेजर करेगी, इसलिए उसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम सिंपली लिख सकते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, और इसे सिंपली U लिख लेंगे। बार बार AMU ना लिख के हम उसे डायरेक्ट U लिख लेंगे, जो कि हमारी एटॉमिक मास यूनिट होगी। तो ये 1 AMU क्या है? पहले 1 AMU में बेटा हाइड्रोजन से AMU को एक्सप्लेन किया गया था, क्योंकि ये मास बहुत कम है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें गोल्ड खरीदना है बेटा, गोल्ड परचेज करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? गोल्ड के लिए किलोग्राम तो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि किलोग्राम तो बेटा हम कम गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि उसकी जो खरीदने में जो खर्चा आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो हम वैल्यू हम ग्राम में ही खरीदते हैं, या मिलीग्राम में खरीदते हैं, तोड़ा भी बोल देते हैं, 10 ग्राम का एक तोड़ा होता है बेटा। तो mg और ग्राम, ये 2 यूनिट ज़्यादा यूज़ की जाती है गोल्ड के लिए। हम ऐसा नहीं बोलते कि हमें जो गोल्ड 0.00007 टन गोल्ड चाहिए। ये आप जानते हैं,
ये काफ़ी ये सिस्टम रिलायबल नहीं है इस तरह का, या हम ऐसा नहीं कहते कि 6 × 10⁵ किलोग्राम हमें गोल्ड चाहिए, हम ऐसे भी नहीं कहते। तो हम उसके लिए हम छोटी यूनिट डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसी एटम का जो मास था वो काफ़ी कम था, एटम दिखाई नहीं दे रहा बेटा, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखाई नहीं दे रहे, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके मास के लिए अलग यूनिट यूज़ करते हैं जिसे हम AMU बोलते हैं, जिसे हम U लिखते हैं। ठीक है, तो ये 1 AMU है क्या, जैसे कि मैं बता रहा था कि इसके लिए पहले हाइड्रोजन का यूज़ किया गया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब हाइड्रोजन का जो मास था उससे पहले AMU को एक्सप्लेन कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में देखा कि हाइड्रोजन जो है वो सभी एलिमेंट के, तकरीबन सभी एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं कर रहा, तो इसलिए हाइड्रोजन जो स्टार्टिंग में जिससे AMU को डिफाइन किया था मास वही रखा, बस कार्बन से उसको रिप्लेस कर दिया, डेफिनेशन में चेंज आ गया। कार्बन इसलिए रखा क्योंकि कार्बन जो है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, जिससे कंपैरिजन काफ़ी इजी होगा, इसलिए AMU में जो है वो कार्बन को लिया गया। तो मैं 1 AMU डिफाइन कर रहा हूँ बेटा, क्या है, एटॉमिक मास यूनिट AMU, और जिसे हम U भी लिखते हैं। 1 AMU इज डिफाइंड एज दी 1 AMU is defined as the 1/12 mass of an atom of कार्बन 12। जैसे कि कार्बन के और भी आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स आगे पढ़ेंगे, लेकिन कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका 1/12 अगर हम करते हैं तो हमारा 1 AMU के इक्वल, जैसे जितने अमाउंट हमने 1 AMU लिखा, जैसे हमने वैल्यू अज्यूम कर ली कि जो 1 AMU है वो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ये 1 AMU होगा। और ये 1 AMU कार्बन से जब इसे कंपेयर किया तो अप्रोक्सीमेटली 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन के इक्वल था बेटा। तो यही डेफिनेशन हमारी कि 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो इसे कैसे लिखेंगे बेटा, यानी कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि कार्बन जो 12 है, जो आइसोटोप है, उसका जो 1/12 पार्ट होगा एक एटम के मास का, दैट इज 1 AMU। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे की गई, तो उसके लिए हम देख सकते हैं कैसे करेंगे बेटा, यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 12 ग्राम, जैसे कार्बन 12 लिख रहा हूँ तो 12 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे बेटा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें 8 और 16, तो 16 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन है। यूरेनियम की बात करें 92U 235, तो 235 ग्राम के अंदर कितने एटम होंगे, जो कि एवोगैड्रो नंबर है। तो 12 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है दैट इज 6.023 × 10⁻23 एटम्स। इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 12 ग्राम एंड मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 12/6.023 × 10⁻23 ग्राम। अब हमें 1 एटम का मास मिल गया कार्बन का, और बाय डेफिनेशन 1 AMU क्या है बेटा, बाय डेफिनेशन 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। हम इसे सोल्व कर सकते हैं कि 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू 12/6.023 इंटू 10⁻23, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये ग्राम में वैल्यू है। अगर हम इसे केजी में लिखेंगे 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये जो वैल्यू है हमारी ये केजी में है। तो बेटा आपने देखा कि हमने 1 AMU जो है ये यूनिट यूज़ की है मास की मेजरमेंट के लिए, एटम के मास की मेजरमेंट के लिए हमने यूनिट यूज़ की है वो है
1 AMU and 1 AMU इक्वल टू 1.67 into 10 to power minus 27 किलोग्राम। अब जो हम एटम्स न्यूक्लियस का मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास या बाइंडिंग एनर्जी में जो हम मास लेंगे वो हम AMU की फॉर्म में ही लेंगे। तो आप इस रिजल्ट को याद रख लीजिए कि 1 AMU इक्वल टू दिस मच किलोग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है AMU, ये यहाँ से बेटा आपका मास कन्वर्जन पूछा जा सकता है। अब कोई भी ये जैसे मैं ऐसे क्या लिख रहा हूँ 6C12 ये क्या लिख रहा हूँ ये आप जानते भी नहीं, पर मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। एटम्स की रिप्रेजेंट ऐसे की जाती है बेटा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ G, X और A। ये जो X है ये होगा बेटा हमारा सिंबल ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि कार्बन के लिए सिंबल यूज किया जाता है C, यूरेनियम के लिए U यूज किया जाएगा बेटा, हाइड्रोजन के लिए H यूज करते हैं, हीलियम के लिए HE लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिखते हैं, नियोन के लिए Ne लिखते हैं। ये हमारे सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के। कैपिटल में लिखा जाएगा और जो सेकंड लेटर है वो तो अगर 2 लेटर ले रहे हैं तो दूसरा स्मॉल लिया जाता है। यहाँ जो A लिखा है इसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर जैसे कि कार्बन के लिए हमने कितना यूज किया था बेटा अभी 12, 6C12, 8 O 16, ऐसे बेटा आप यूज करेंगे। हाइड्रोजन के लिए भी हो गए। और ये जो G लिखा है इसे हम बोलेंगे बेटा एटॉमिक नंबर। इस एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम चार्ज नंबर भी है। मास नंबर का दूसरा नाम है एटॉमिक मास भी, एटॉमिक मास। तो ये एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इनका क्या सीन है बेटा, ये किस लिए यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं कार्बन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। कार्बन के एटॉमिक नंबर है मास नंबर एटॉमिक मास या मास नंबर है 12। इस 12 का मीनिंग है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 12। नहीं बेटा, ये इस 6 का मीनिंग होगा बेटा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो G लिखा है बेटा, इस G का एटॉमिक नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आइडिया होता है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा एडिटिव नेचर से 0। और ये जो 12 है ये सब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए, यानी कि मैं G लिख रहा हूँ, G इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड A इक्वल टू लिख रहा हूँ बेटा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो A माइनस G इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से निकालने हैं तो आप इस एटॉमिक नंबर में से मास नंबर में से किसको माइनस करेंगे, G को, जो कि एटॉमिक नंबर है। आपके पास रिजल्ट होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि कार्बन के केस में कैलकुलेट करेंगे तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो कार्बन जो है इसके एटम के पास 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो ये बेटा ये भी थोड़ा सा यूज होना है हमारे इस चैप्टर में। न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से पूछे जाएंगे, तो उसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालना आपको पता होना चाहिए और ये आना भी चाहिए। अब हम स्टार्ट करें बेटा, हम 3 टर्म पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा वो है आइसोटॉप्स, सेकंड इज आइसोबार्स एंड थर्ड इज आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स, आइसोबार्स है। ये अक्सर CBSE बोर्ड, HBSE बोर्ड पे से पूछ लेते हैं क्या है आइसोबार्स। तो आइसोटॉप्स क्या है, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, isotopes of an element are the atoms of the element. Isotopes of an element are the atoms of the element which have the same number, same atomic number but different
एटॉमिक वेट। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ कार्बन लिख, जैसे ही पहले लिखते हैं हीलियम, तो 1 हाइड्रोजन सॉरी 1H1 1H2 1H3, ये एग्जाम्पल हैं आइसोटॉप्स के। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। कार्बन की बात करें तो 6C10 6C11 6C12 6C13 6C14, ये कार्बन के आइसोटॉप है। अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो 2He3 2He4 2He6, ये बेटा आइसोटॉप्स हैं हीलियम के। ऐसा मिलता है बेटा, ऐसा पाया जाता है कि जो ये आइसोटॉप्स हैं इनकी बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इक्वल है, लेकिन मास इनका डिफरेंट है। यानी कि अगर हम एक एटम लेते हैं कोई भी, तो उसमें सॉरी अगर हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं तो उसमें ये मिलता है उस सैंपल के अंदर जो जितने भी न्यूक्लियाई मिलेंगे यानी कि एटम्स मिलेंगे, वो कैसे होते हैं, उनमें सबका जो वेट होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होगा, लेकिन उनकी कंडीशन, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके जो फीचर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो बिल्कुल सेम होती है एग्जैक्ट इन आइसोटॉप्स से। तो बेटा दीज आर दी आइसोटॉप्स फॉर कार्बन, दिस फॉर हाइड्रोजन एंड फॉर हीलियम ऑल्सो। तो ये थे बेटा हमारे आइसोटॉप्स। अब आइसोबार क्या है? जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ ZXE से, तो ये जो वैल्यू होगी ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ये सभी का सेम है। जैसे हाइड्रोजन में 1 1 और 1 है, लेकिन ये जो ये वैल्यू है जिसे हम एटॉमिक वेट या मास नंबर बोलते हैं, ये चेंज है 1 2 3, न्यूक्लियाई सेम है। तो ये क्या होंगे? सेम एलिमेंट के न्यूक्लियाई। जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, एटॉमिक नंबर जो है वो सबका सेम है, बट मास नंबर आर डिफरेंट, आप देख सकते हैं। तो ये आइसोटॉप्स है बेटा। अब आइसोबार्स क्या है? तो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ, isobar are the atoms of different element which have the same atomic weight but different atomic number। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, यहाँ ये जो है इसका रिवर्स होगा, और एलिमेंट में भी चेंज होगा। यहाँ जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप है, ये कार्बन की आइसोटोप है, और ये हीलियम के आइसोटोप है। आइसोबार में क्या होगा? ये एलिमेंट भी चेंज होगा। एलिमेंट में जैसे मैं लिख रहा हूँ 11 सोडियम के लिए 22 है, और जैसे मैं लिख रहा हूँ ये सोडियम के लिए ये 10 है, नियोन के लिए तो ये 22। या इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कैलोरीन का ले लें बेटा, यानी कि 17Cl37, और सल्फर का लिया जाए 1637। आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है कैलोरीन, ये एलिमेंट दोनों डिफरेंट है, और इन दोनों में क्या है कि एटॉमिक वेट जो है वो कॉमन है, सेम है दोनों का ही, लेकिन ये जो एटॉमिक नंबर है इसमें चेंज है। एग्जांपल लिया जा सकता है जैसे 20 Ca40, और कैल्शियम यानी कि, और आर्गन में केस में 18 और 14। तो ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी है आइसोबार्स। आइसोबार यानी कि इनमें जो मास नंबर है वो दोनों का सेम है, और एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज है बेटा। यहाँ न्यूक्लियाई एलिमेंट भी सेम था बेटा, और मास नंबर चेंज हो रहा था, और एटॉमिक नंबर सेम था। यहाँ डिफरेंट है, न्यूक्लियाई भी डिफरेंट है, और ये वैल्यू जो है वो सेम होगी, जिसे हम एटॉमिक नंबर मास नंबर बोलते हैं, बट एटॉमिक नंबर चेंज करते हैं। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का मीनिंग है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि ये भी डिफरेंट न्यूक्लियाई के ही पार्ट होंगे जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो लिखेंगे आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियाई which contain same number of neutrons, यानी कि A minus G equal to number of neutron equal to constant। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 17Cl37 and 19K39 सॉरी, एंड नेक्स्ट लिख रहा हूँ बेटा
8 और 16, और नाइट्रोजन के केस में लिख सकते हैं बेटा, या यहाँ पे यूज कर ले हाइड्रोजन को, जो हमने आइसोटॉप में भी लिखा है एग्जांपल 1H3 एंड 2He4। आप डिफरेंस करके देखिए बेटा, इन दोनों में डिफरेंस के 3 - 1 = 2 एंड 4 - 2 = 2, यानी कि हाइड्रोजन के जो ये आइसोटोप है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, और जो हीलियम का ये वाला आइसोटोप है इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, ये सेम है। तो ऐसा अगर कोई रिजल्ट है तो हम उसे आइसोटोन्स कहेंगे। जैसे ये Cl और पोटेशियम के केस में है, यहाँ 37, 70, 39, 90 ये वैल्यू सेम होगी बेटा, क्लियर। और ऑक्सीजन का मैं बता रहा था, तो वो 8 और 16 लिख सकते हैं आप, और 16C12 लिख सकते हैं। 16 माइनस या ये वैल्यू भी सेम होगी बेटा। कार्बन के कार्बन वाला केस भी ले सकते हैं आगे, और ऑक्सीजन वाला केस भी ले सकते हैं आगे, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं इनसे। तो ये वैल्यू भी, ये हमारे आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स, ये भी पूछ लिए जाते हैं। एक एक दो एग्जांपल आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, कोई भी 2-3 पेयर आप ध्यान रखें जिससे कंपेयर करना आसान हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर का जो साइज है, साइज जैसे आप जानते हैं कोई भी अगर लीनियर ऑब्जेक्ट है तो हम साइज मीन्स उसकी हाइट पूछते हैं, और कोई स्फेरिकल बॉडी है तो साइज का मीनिंग उसका रेडियस या उसका डायमीटर होता है बेटा। तो न्यूक्लियर साइज क्या है कि न्यूक्लियर साइज ऑफ द न्यूक्लियाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। न्यूक्लियर साइज यानी कि अगर हम बात करें रेडियस जो होगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जितना ज़्यादा आपका जो न्यूक्लियाई जितना ज़्यादा आपका मास नंबर होगा, रेडियस उसी के प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि जो साइज है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, मास पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 4/3 पाई r³, यानी कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर a। अब ये 4/3 पाई ये कांस्टेंट a फिक्स है, और ये प्रोपोर्शन का साइन है, जो हम आगे कांस्टेंट लगाएंगे उससे कैंसिल कर लेंगे बेटा। सो r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। r³ रेडियस क्यूब यानी कि वॉल्यूम ऑफ nucleus is directly proportional to mass number, or in other word we can write this like this a power 1/3। यहाँ पर proportion sign है, equal के जगह से रिमूव करेंगे, so r equal to r0 a power 1/3, where r0 जो है इसे empirical constant कहेंगे, empirical constant, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.2 फर्मी मीटर होती है, यानी कि r0 इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये 1 फर्मी मीटर है। ये था न्यूक्लियर साइज, यानी कि जितना मास नंबर ज़्यादा है, जैसे कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन से ज़्यादा अगर हम बात करें तो यूरेनियम के केस में है, मोलिब्डेनम के केस में है, आयरन के केस में, निकल के केस में है। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा साइज बढ़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, और मैं इन दोनों को कंबाइन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मास नंबर के साथ न्यूक्लियर साइज चेंज होगा, बट न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो सेम रहने वाली है। न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, मास डेंसिटी होते हैं बेटा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू a, मास ऑफ द न्यूक्लियर इक्वल टू मास नंबर नियरली, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। r हम स्मॉल ले लें, न्यूक्लियस का जो रेडियस है। अब r की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर। सो ρ इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, r इक्वल टू r0 a पावर 1/3 होल क्यूब। सो ρ इक्वल टू a ओवर 4/3 पाई r0 होल क्यूब इंटू a, क्योंकि a पावर 1/3 और 3 a कैंसिल कर देंगे बेटा। ρ इक्वल टू 3/4 पाई r0 होल क्यूब। ये जो वैल्यू है इसमें सारे ही कांस्टेंट है, कोई भी सिंगल वेरिएबल नहीं है इस रिजल्ट में। सो डेंसिटी क्या होगी बेटा कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होगी 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा ही सिस्टम में है बेटा ये वैल्यू।
ये वैल्यू होगी बेटा, यानी कि न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जैसे साइज चेंज हो रहा मास नंबर के साथ, डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूक्लियाई हैं उनका साइज अलग अलग है बट डेंसिटी सबकी सेम है। इट मीन्स पैकिंग, जितने भी न्यूक्लियाई है उन सब की पैकिंग क्या है, सेम है। जैसे साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ रहे हैं, और सिंगल न्यूक्लियाई के जो हिस्से में जो वॉल्यूम आ रहा है वो इक्वल है, चाहे वो कोई भी न्यूक्लियाई, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियाई है। ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर डेंसिटी आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट, आप उसे मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। साइज मास नंबर के साथ चेंज है बट डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे बेटा मास डिफेक्ट के बारे में और बाइंडिंग के बारे में। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।